बड़े बेटे की पत्नी बोली, शाम को आते हुए राशन लेते आना, और हाँ, मुन्ने की स्कूल फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीवी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े बेटे के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की शिकन के साथ सवेरे तो बड़ा बेटा अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने सुमन को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज़ वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। सुमन का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था, तभी तुम्हारे पिताजी ने ये तय कर लिया था कि ये प्लॉट सुमन का है और उसे उसकी शादी में दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। बड़े बेटे ने गुस्से में कहा, मेरा मुंह मत खुलवा। यहाँ कौन नहीं जानता कि सुमन को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया, ना छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द निकला। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा बेटा बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या सुमन कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। वो हमारी परिस्थिति नहीं समझ पाएगी। काफ़ी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हो गए और पड़ोस के मोहल्ले की सुमन की दोस्त को बोलकर सुमन को घर आने का न्योता दिया गया। अगले दिन सुबह गली के नाके पर खेल रहे बड़े बेटे के लड़के की बुआ आ गई की आवाज़ सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहें, इसी दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। सुमन को थोड़ा अंदेशा तो था कि कोई बड़ी बात होगी। सुमन उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो भाई जो उसे बाप का मुंह दिखाने के लिए भी खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बातें समझ में आ गई। सुमन ने तिरछी नज़र से पति की तरफ देखा और वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा या सुमन का कोई हक था, ना है, ना भविष्य में हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चित होकर उस प्लॉट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुमन से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, ये तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सुमन के पति ने फ़ोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे सुमन? कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हुए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 और लोगों का खाने पीने का बोझा बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी।
दोनों भाई रेहड़ी पर सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और वो मन ही मन सुमन के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजाजी से उनकी ये हालत छुपी नहीं थी। सुमन के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेहड़ियों पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप और हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेहड़ियां अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढककर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजाजी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आना करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजाजी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छे से चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी सुमन सच में लक्ष्मी है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर उठा। दोनों भाइयों के आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी और वो मन ही मन सोचने लगे थे, क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे खत्म हो गई और बहन और जीजाजी के प्रति सम्मान का भाव आने लगा। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजाजी प्लॉट के कागज पर साइन करने लगे तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक दिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए वो कागजात उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा देना तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। दोस्तों, बेटी चाहे घर में रहे या ससुराल में, वो अपने ससुराल के साथ साथ अपने माँ बाप भाई बहन का भी हमेशा ख्याल रखती है। इसलिए ऐसा कभी ना कहें कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। बेटी अपने भाई बहन और माँ बाप के लिए कभी पराई नहीं होती।